सर आने वाला है। आने वाला है, ऑलराइट, ओके, ठीक। स्ट्रेंज, लाइक अगर आने वाला है सो इट विल बी हैपनिंग इन व्हिच मंथ? जून? सर वी डोंट हैव समर ब्रेक। ओह, सर सम ऑफ जून यू हैव जुलाई। विंटर। अच्छा, समर ब्रेक तो लाइक वैसे समर होती कहाँ पे हिमाचल में? लाइक वॉट एवर आई हैव सीन एट लीस्ट। Okay, some of you have winter break. Okay, got it. Right. Okay, so let me start the screen share. You should be able to see the screen now. All right, so these are the things which we have done. We have done with the potato thing, we have done with the bugle thing, we have done with the... अच्छा, I'll just add one more thing in this. I'll just add one more thing over here. ये सब तो हम देख चुके हैं कल की क्लास के अंदर। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बल्बिल के साथ एक और यहाँ पे टर्म याद रख लो, दैट बल्ब इज ऑल्सो द सेम थिंग ओवर हियर, एंड बल्ब में से आपका बनता है अनियन, प्याज। सो प्याज को भी अगर आप देखो, आप प्याज को किसी जगह पे अगर आप कुछ दिन के लिए अगर आप रख देते हो वैसे वैसे, देन व्हाट यू विल फाइंड कि वहां से भी आपका एक नया प्लांट निकलने लगेगा। सो इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बल्ब वाला पार्ट। सो बल्ब एंड बल्बिल इज गोइंग टू बी सेम थिंग फॉर दैट। सो फ्रॉम द बल्ब विल फाइंड कि आपका एक और एग्जांपल यहाँ पे बनता है आपका अनियन, राइट। सो अगेन तो हम देख चुके हैं यहाँ पे, बट यू हैव आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनियन। पोटैटो को हमने देखा था, यू हैव राइज, यू हैव योर आईबर्ड जहां से आपका निकल के आ रहे हैं आपके नए प्लांटलेट। याद रखना पोटैटो एंड जिंजर के अंदर यू हैव अ मॉडिफाइड स्टेम, बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम में से ये सब निकल के आ रहा है, राइट। आई कैन वेरी क्लियरली से कि अगर मॉडिफाइड स्टेम वहां पे है, दैट मीन्स आपका जो शूट सिस्टम है वहां से आपका प्लांटलेट निकल रहा है। सो आपका जो भी प्लांट आपका निकल रहा है वो बेसिकली आपके शूट में से निकल रहा है, ठीक है। सो जिंजर के लिए राइजोम हमने टर्म यूज किया था फॉर दैट पर्टिकुलर वेजिटेटिव प्रोपोगेल के लिए। इसके लिए हमने आइबर्ड टर्म यूज किया था। बल्बिल इज समथिंग अ टर्म यूज फॉर माय अगेव। बल्ब का एग्जांपल याद रखना, इट्स गोइंग टू बी अनियन। एंड ब्रायोफाइलम के लिए हमने यूज किया था यहाँ पे हमारे एडवेंटिशियस बर्ड जो आपके आ रहे हैं लीफ के मार्जिन में से। सो लीफ के मार्जिन में से आपके यहाँ पे आपके नए प्लांटलेट आपके निकल रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द ब्रायोफाइलम के अंदर। देन यू हैव योर ऑफसेट। ऑफसेट हमें यहाँ पे देखना है। अब ऑफसेट में बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि यार यहाँ पे आपका ऑफसेट आपको कौन सा एग्जांपल आएगा इसके अंदर। सो एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है वाटर हाइसिंथ। सो वाटर हाइसिंथ इज अ प्लांट जो आपको पानी में मिलेगा, और ये आपका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जहाँ पे आपका ये अपने आप को लाइक ग्रो करेगा रैपिडली यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग द ऑफसेट। अब ऑफसेट में बेसिकली क्या होता है, समझो आपका यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ plant over here, you have a small plant over here, right? अब आपका यहाँ पे जो स्टेम है ये ग्रो करेगा, और स्टेम के एक एंड पे एक और प्लांट आपका ग्रो करता है। अगेन आपके उसी स्टेम के ऊपर यू विल फाइंड कि आपका एक और यहाँ पे आपका एक बड निकलेगा, और उसी बड में से आपका एक और प्लांट ग्रो करेगा। तो ऐसे ही करते हुए आपका ये जो स्टेम है, इस स्टेम में से आपके कई सारे प्लांट अगर ग्रो करते रहे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ न्यू प्लांटलेट कमिंग आउट, और इस तरीके से ये प्लांट काफी रैपिडली एक एरिया में अपने आप को ग्रो कराता है। अब वाटर हाइसिंथ के बारे में आप दो चीज यहाँ पे याद रखना। पहली चीज, ये प्लांट को लाया गया था, ये प्लांट को बाहर से लाया गया था क्योंकि इसका जो फ्लावर था वो काफी कलरफुल था, कलरफुल इन द सेंस पर्पल कलर का था और काफी अच्छा दिखता है। बट अपेरेंटली ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जब मैं कह रहा हूं कि वाटर हाइसिंथ मैटर ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम बन चुका है फिलहाल के लिए। ये एक स्टैंडिंग वाटर के अंदर या स्टैग्नेंट वाटर के अंदर बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और क्योंकि ये रैपिडली ग्रो करता है, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी के एक्वेटिक प्लांट्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। सारे रिसोर्सेज ये यूज कर लेगा, और पूरा जो आपका पानी का सरफेस होगा उसके ऊपर आपको ये प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपकी सनलाइट पानी के अंदर जा नहीं पाती, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो आपका कोलैप्स हो जाता है। आपके जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स थे वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाते। इवन आपके जो अंदर की जो फिशेज होती है, आपके जो दूसरे एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना होता है, वो भी आपका सर्वाइव नहीं कर पाता। तो याद रखना, आपके वाटर हाइसिंथ को इवन हम कहते हैं एज अ टेरर ऑफ बंगाल, राइट। ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, INVASIVE, इट इज अ इन्वेजिव स्पीशीज। एक आपकी इन्वेजिव स्पीशीज है जिसने इन्वेड कर चुका है हमारे हैबिटेट के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वेड कर चुका, बेसिकली से लाया ही गया था, एंड ये बहुत जल्दी अपने आप को लाइक एक्सपांड करता है।
और इसके एक्सपांशन की वजह से आपके दूसरे प्लांट सफर करते हैं. सो याद रखना, इट इज अ इन्वेजिव स्पीशीज. मैं कह सकता हूँ इसको, मैं इवन कह सकता हूँ एज अ अनवांटेड प्लांट, एज अ वीड. मैं इसको बिल्कुल एक वीड का नाम इसे दे सकता हूँ. याद रखिएगा ये प्लांट आपका पानी में ग्रो करता है. सो विल फाइंड देम ग्रोइंग इन द वाटर. और इसका ग्रो करने का जो तरीका है, दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग दिस ऑफसेट. इट विल ग्रो रैपिडली इन द वाटर. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ, so these are the example we have seen. Offset का water hyacinth, rhizome का you have a ginger. We have seen the leaf bud of Brachyphyllum. These are the things we have seen. क्यों लाया? अच्छा, okay. So क्यों लाया गया था? So basically इसका लाने का एक रीजन ये था because it was looking very good plant, right? काफी अच्छा दिख रहा था. And actually इसका flower काफी अच्छा होता है, दिखता काफी अच्छा है. So मैं ये कह सकता हूँ कि ये ornamental purpose के हिसाब से लाया गया था. And now it has become a matter of concern. Now it is something which has been growing rapidly in the country and it is actually affecting the ecosystem. प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब आप कोई बाहर से एनिमल या अगर कोई आप ये प्लांट लेके आते हो और उसको खाने वाला वहां पे कोई नहीं होता, सो यू फाइंड कि वो रैपिडली वहां पे ग्रो करते रहते हैं, राइट? एंड दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. और ऐसा सिर्फ प्लांट के साथ नहीं, इवन यू गेट टू सी कि आपको एनिमल के साथ भी कई बार देखने के लिए मिलता है. आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ एनिमल. यूएसए में एक स्पीशीज है पाइथन की जो वहां पे पहले मिलती नहीं थी. वो मिलती है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. साउथ ईस्ट एशिया मतलब आपका इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया. इस वाले बेल्ट में आपको एक स्पीशीज मिलती है पाइथन की. पाइथन मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स अजगर कहते हैं ना जैसे हिंदी में, दैट्स अ पाइथन. तो एक स्पीशीज होती है जिसे हम कहते हैं बर्मीज पाइथन. एक स्पीशीज होती है जिसे हम कहते हैं बर्मीज पाइथन. अभी आपको इंडिया में भी मिलता है. इंडिया में अगर आप जाते हो नॉर्थ ईस्ट में तो आपको बर्मीज पाइथन देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है. अब ये आपको जनरली एशिया में मिलता है, लेकिन कुछ बाहर से लोग आए थे, फॉरेनर्स आए थे, एंड कुछ बेबी बर्मीज पाइथन को यहाँ से वो लोग यूएसए लेके गए. अब कोई भी एनिमल अगर बेबी कंडीशन में होता है तो वो बेसिकली मैनेजेबल होता है हर किसी के लिए, दैट दे थिंक दैट दे कैन एक्चुअली कीप दैट एनिमल एट देयर होम. तो वो लोग यहाँ से लेके गए. अब जब वो लोग यहाँ से लेके गए तब तो लेके गए थे 6-7 फीट का पाइथन लेके गए थे वो लोग, और एक नहीं कई सारे लेके गए थे. एंड दे स्टार्टेड रेजिंग देम. और जब वो पाइथन बड़ा होता है तो बेसिकली उसका साइज काफी बड़ा होता है. इट कैन गो अराउंड लाइक 14 फीट, 14 to 15 फीट का ये पाइथन आपका हो जाता है. अब जब आपका पाइथन इतना बड़ा हो गया तब वो लोग उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे. मैनेज करना, फीड करना, एंक्लोजर साफ करना, ये काफी प्रॉब्लमेटिक वहां पे हो रहा था उनके लिए. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने इन पाइथन्स को बाहर जाके रिलीज कर दिया. आसपास का जो फॉरेस्ट था वहां पे जाके उसे रिलीज कर दिया. अब दिक्कत वहां पे ये आ रही है कि ये पाइथन का वहां पे कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पे नहीं है. मतलब इन पाइथन को खाने वाला या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला वहां पे कोई है नहीं उस एरिया के अंदर. तो हुआ क्या, इस पाइथन का नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ गया. सो नाउ देयर पाइथन नंबर हैज गॉन वेरी हाई. इनका नंबर हो गया बहुत ज्यादा. अब इनका नंबर यूएसए में इतना ज्यादा हो चुका है कि इनके वजह से वहां की जो नेटिव स्पीशीज है वो कम होने लगी है. वहां पे वहां के जो नेटिव बर्ड्स थे उनके ऊपर ये कंज्यूम कर रहा है. वहां के कई सारे नेटिव मैमल्स थे उनके ऊपर ये वो कंज्यूम कर रहा है, पाइथन उनको खा रहा है. सो दैट हैज आल्सो बिकम एन एग्जांपल ऑफ माय इन्वेजिव स्पीशीज. इट हैज बिकम अ इन्वेजिव स्पीशीज. और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है. एंड फिलहाल तो लाइक यूएसए में इट्स अ वेरी फ्री, लाइक यू आर अलाउड टू गो एंड किल द बर्मीज पाइथन. बेसिकली कुछ एजेंसीज तो बर्मीज पाइथन को किल करने के आपको पैसे भी देती है. They have also pay for the killing of Burmese python. So that is how they are so in a huge number. So ये होता है कई बार. अगर आप एक स्पीशीज को अगर एक जैसे आप दूसरे पे लेके जाते हो, कई बार ये इशू आता है. ठीक है. So that's one thing you can take as example in the animals, right? Now this is your water hyacinth. So काफी अच्छा प्लांट है देखने में, लेकिन ये ग्रो बहुत रैपिडली करता है. शायद आपने भी कभी देखा होगा अगर कोई स्टैग्नेंट पॉन्ड हो तो at times you get to see such kind of plant growing over there, right? It is one of the most invasive weed in the country, water hyacinth, terror of Bengal. आप ये नाम अगर आप याद रख सकते हो यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक और नाम याद रखो. ये जो मेरा प्लांट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपका इन्वेजिव स्पीशीज है, बट ये टेरेस्ट्रियल है और इसका नाम है लेंटेना कैमेरा. सो लेंटेना कैमेरा इज द नेम ऑफ अ प्लांट जो बेसिकली आपका है टेरेस्ट्रियल. दिस इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट. और इंडिया में इसका भी बड़ा कंसर्न है. आजकल फॉरेस्ट में आपका ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा है. एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज.
इन्वेजिव स्पीशीज के साथ एक दिक्कत ये आती है कि उसे कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होता। अब ये प्लांट को भी ज्यादा कोई कंज्यूम करता नहीं है, ना ही डियर खाते हैं, ना एलिफेंट इसे खाते हैं, ना कोई गुस्सा हर्बीवोर इसे खाता है। तो ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा ग्रो करते हैं, इनकी वजह से आपके जो नेटिव दूसरे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। So that actually happens. That is also something which actually happens in this thing. So that's an example of a lantana camera. It's a terrestrial plant, right? And it is going to be again going to be example of an invasive species. ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना। एक तो लैंटर कैमरा याद, बिकॉज लैंटर कैमरा याद इसलिए रखना है क्योंकि इस चैप्टर में ये नाम नहीं है, बट फ्यूचर में आपको ये नाम देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज अ नेम यू शुड नो दैट इट इज माय इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है, एंड ये है मेरी टेरेस्ट्रियल, मतलब ये लैंड पे ग्रो करता है। सो वाटर हायसिंथ याद रखना, इसकी स्टोरी याद रखना, एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट वाली ये स्टोरी याद रखना लैंटेना कैमरा की। और एनिमल का एग्जांपल आप याद रख सकते हो, जस्ट टू टेल यू दैट इट कैन आल्सो बिकम प्रॉब्लमेटिक इन टर्म्स ऑफ एनिमल एज वेल। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल हमारे सारे यहाँ पे देख लिया हमने। ठीक है, नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन आपके सामने देख के रखा हुआ है यहाँ पे, और आप इसका आंसर मुझे करोगे चैट के अंदर। सो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको बताना है इन चारों में से करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा रहेगा। ओनियन के साथ यहाँ पे अनियन बल। अच्छा, चैट में भी काफी लोग आंसर कर सकते हैं, अनम्यूटेड भी आप आंसर कर सकते हो चैट में। आई वुड रिकमेंड कि आंसर करो। आंसर आ गया कई सारे। यस, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन ए। यस, राइट, ओनियन का बल्ब। ऑनियन बल्ब, बिल्कुल सही, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा बोलिए। ओके, अनियन बल्ब, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, चलो आपने ये राइट आंसर मुझे यहाँ पे बता दिया, अब आप मुझे ये बताओ कि जिंजर के सामने क्या आना चाहिए था फिर, अगर शक्कर नहीं तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे। राइजोम। राइजोम, यस, राइजोम। राइजोम। क्लेमाइडोमोनास के सामने क्या आना चाहिए था यहाँ पे। ज़ूस्पोर्स, कुछ और नहीं, इसके सामने आपका आएगा यहाँ पे ज़ूस्पोर्स। एंड ईस्ट के सामने यहाँ पे क्या आना चाहिए था। बडिंग, राइट, सो ये आपका क्वेश्चन था, नीट 2012 का ये क्वेश्चन था, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू, सो दैट्स व्हाई वी फोकस मोर ऑन द एग्जांपल्स। और एग्जांपल जब वो लोग पूछते हैं तो वो एनसीईआरटी के ही पूछते हैं। सो एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, ये बेसिकली कहाँ से होते हैं। रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड, शूट बर्ड या एक्सिलरी बर्ड। चैट में आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर है इसका। एबीसीडी बोलो। बर्ड, मुझे सिर्फ बर्ड सुनाई दे रहा है आप सबका। एबीसीडी क्या होगा। कशिश, दैट्स राइट आंसर। It's going to be your option C. C सही आंसर होगा। शूट बर्ड। नहीं बेटा, शूट बर्ड आपका शूट सिस्टम होता है, वहां से आपका हो रहा है आपका, वहां से आ रहा होता है आपका ये आई ऑफ द पोटैटो, और वहां से आपका नया प्लैनेट आपको ग्रो करेगा। सो शूट बर्ड विल बी द राइट आंसर, नॉट द रूट बर्ड। ठीक है, सो ऑप्शन सी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। देखो ध्यान से क्या पूछा उन लोगों ने। उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा पेयर आपका रॉन्गली मैच्ड है, राइट। बाकी तीन जो यहाँ पे वो करेक्ट है। सो क्या लगता है आपको, बताइए मुझे, आपको क्या लगता है इसमें आपका रॉन्गली मैच कौन सा लग रहा है एबीसीडी में से। ऑप्शन बी। कशिश, रजनीश, ज्योति, नेहा, दैट्स द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका रॉन्गली मैच है। ऑप्शन बी आपका रॉन्गली मैच है। अरे ठीक है, क्योंकि देखो वाटर हायसिंथ के साथ यहाँ पे होना चाहिए था ऑफसेट, बट यहाँ पे उन्होंने रनर लिखा हुआ है। सो दैट इज अ रॉन्गली मैच। बाकी पेनिसिलियम भी सही है, ब्राफिलम भी आपका सही है, एंड इवन अगेव इज गोइंग टू बी राइट ओवर हियर। So try to understand, these are the kind of question they ask you. और हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, डोंट हैव टू रेज योर हैंड। ठीक है, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। सो याद रखना, दिस इज अ रॉन्गली मैच, बाकी तीनों आपके यहाँ पे सही है। सो काफी सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो प्लीज, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू फोकस मोर ऑन द एग्जांपल्स ओवर हियर। ठीक है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ let's move on to your, so this is something you know, this is a picture you're familiar with, a lifespan. Let's talk about sexual reproduction over here. Let's talk about this. Let's see what we'll be finding over here. So जब भी आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो you know one thing, यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। So male and female gametes will be involved over here for the sexual mode of reproduction. तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। Let's say you have a male gamete, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ह्यूमंस का।
ठीक है, समझो आपका यहाँ पे मेल गैमेट है, दैट इज माय स्पर्म, जो होगा हैप्लॉइड. देन यू हैव अ फीमेल गैमेट, जो आपका यहाँ पे रहेगा एग, और ये एग भी आपका रहेगा यहाँ पे हैप्लॉइड. सो जब मेल और फीमेल गैमेट आपके आएंगे, दे विल अंडरटेक द फर्टिलाइजेशन, या मैं इवन कह सकता हूँ दे विल अंडरटेक समथिंग लाइक योर लेट्स से फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे अब जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ फर्टिलाइजेशन. अब जैसे ही आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे, यू विल गेट टू सी देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बनेगा. डिप्लॉइड जाइगोट आपका यहाँ पे बन जाता है. अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो जाइगोट है ये आपका ग्रो करेगा, ये करेगा रैपिड माइटोसिस. ठीक है, रैपिडली माइटोसिस करेगा, ये ग्रो करेगा साइज में, एंड नाउ दिस जाइगोट विल टर्न इनटू समथिंग नोन एज माय एम्ब्रियो. नाउ दिस जाइगोट विल बी कॉल्ड एज माय एम्ब्रियो. ठीक है, और अब जो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो होगा, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा मैं ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ. आपका एम्ब्रियो बन गया. एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे बनती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फीटस. उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फीटस. तो अगर फीटस और एम्ब्रियो में अगर आपको एक जनरल डिफरेंस देखा जाए, एक सिंपल तरीके से देखा जाए, देन फीटस के अंदर आपको वेल डिफाइंड आपको लिम्स देखने मिलेंगे. अगर आप कोई फीटस ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको काफी क्लियरली आपको बेबी का हेड दिख रहा होगा. यू विल सी सम लिम्स ग्रोइंग ओवर देयर. हाथ के पैर के लिम्स वहां पे ग्रो कर रहे होंगे. हार्ट डेवलप हो चुका होता है तब तक. सो दैट स्ट्रक्चर ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय फीटस. सो अ मच मोर एडवांस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो कैन बी कॉल्ड एज योर फीटस. एम्ब्रियो में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखते. इट्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ सेल्स, बट उसमें आपको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखते. बट फीटस में आपको दिखेगा, राइट? फीटस में विल गेट टू सी लिम्स, हैंड्स, ऑल दोस थिंग्स विल गेट टू सी ओवर हियर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अब ये प्रोसेस आपको बेसिकली मिलेगा देखने के लिए इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये कॉम्प्लेक्स होता है. याद रखिएगा, ये एक तो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, राइट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना हमेशा एक स्लो प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर. These gametes fuse to form zygote, which develops to form a new organism, right? It is an elaborate, complex and slow process as compared to a asexual mode of reproduction. बिल्कुल ये slow होता है compared to the asexual mode of reproduction. So that's one thing you have to know. Now I have a question for you. जब आपका बेबी बॉर्न होता है, so after birth से लेके एडल्ट होने तक, बर्थ से लेके एडल्ट होने तक, लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि हम कहते हैं कि 18 इयर्स को हम मानते हैं एज अ एज जहां पे आप एडल्ट कहलाते हो, बिकॉज आई थिंक एडल्ट दैट इज द एज यू हैव, दैट इज अ बेंचमार्क यू हैव. एट 18 इयर्स ऑफ एज यू कॉल योरसेल्फ एज अ एडल्ट. आप वोट कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली लुक फॉर अ जॉब, यू कैन वर्क इन सम प्लेसेस एज अ एम्प्लॉय आफ्टर यू बिकम अ एडल्ट. दैट मीन्स एक डिफाइन क्या हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 18 इयर्स पे आप बन जाते हो एडल्ट. ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप तो फिलहाल एडल्ट नहीं हो, आप में से कोई भी एडल्ट नहीं है. यू आर व्हाट, लाइक 15, 16, 17, राइट? यू आर नॉट एडल्ट, एनी ऑफ यू आर नॉट एडल्ट. तो आपके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे यहाँ पे? व्हाट इज द टर्म यू आर यूजिंग फॉर योरसेल्फ? Teenagers. You will be calling yourself as a teenagers. ठीक है, you will be calling yourself as a teenagers. आप सब teenagers हैं, right? You are all going to be teenagers right now. You are not basically, you are not adult right now. You are all teenagers. या teenagers के जगह मैं यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जो मैं एनिमल्स के लिए यूज करता हूँ. That is my, you are all your juvenile. Yes. आप सारे के सारे फिलहाल यहाँ पे जुवेनाइल है. You are all going to be juvenile over here. So juvenile is a term I'll be using for animals. Animals के लिए मैं juvenile term यूज करता हूँ. ये वो टर्म है, ये उनके लिए मैं यूज करता हूँ जो भी मेच्योर नहीं हुए या एडल्ट नहीं बने हैं, राइट? They're still in the growing phase. They are still in the growing phase. जो भी एनिमल्स अभी भी ग्रोइंग फेज के अंदर होते हैं उनको मैं जुवेनाइल टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट? सो दे आर नॉट टॉडलर्स, वो एकदम बेबी भी नहीं है और वो एडल्ट भी नहीं है. सो आई कॉल देम एज अ जुवेनाइल.
I can use the same term for human as well, juvenile. अब juvenile जैसे मैं यहाँ पे term use कर रहा हूँ, वैसे ही मैं plant के लिए term use करता हूँ vegetative state, vegetative state और vegetative phase. So जब तक मेरा plant mature नहीं होता, तब तक मैं plant के लिए जो term use कर सकता हूँ, that is my vegetative phase or state. I can use a term like a state as well. ठीक है, तो जुवेनाइल टर्म याद रखना, ये होता क्या है, बेसिकली टीनेजर वाला आपका यहाँ पे टर्म है ये, जो आप एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो, जो आपके एडल्ट नहीं हुए, राइट. एंड वेजिटेटिव फेज इज अ टर्म आई कैन यूज फॉर द प्लांट्स. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. नाउ लेट्स सी. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले उनको एक सर्टेन एज अटेंड करनी पड़ती है एंड देन दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. The period of growth is called as my juvenile phase. So इस phase को हम बोलते हैं यहाँ पे as a juvenile phase. It is known as a vegetative phase in plants. This phase is of variable duration in different organism. ये जो phase है आपका, ये हर एक animal में, हर एक plant के अंदर अलग अलग रहेगा. It will vary. Like for example, आपके जो sea turtles होते हैं, वो sexually mature होते हैं after 20 years of age. राइट. अगर आपके एलिफेंट्स की आप बात करो तो 5 साल तक उसे जुवेनाइल कह सकते हो आप. आफ्टर 5 years इट इज सेक्सुअली मैच्योर टू मेक इट्स ओन फैमिली, राइट. सो फॉर एवरी एनिमल एंड फॉर एवरी प्लांट आपका ये जो जुवेनाइल स्लैश वेजिटेटिव फेज है आपका, ये आपका डिफर करेगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, व्हेन कैन वी से दैट अ प्लांट इज मैच्योर? कब तुम कह सकते हो कि मेरा प्लांट मैच्योर हो गया? एट विच कंडीशन यू विल से दैट? जब उसमें फ्लावर आ जाएगा. When they start. able to flower or fruit. Yes, very true. When my plant starts making flowering or when undertakes the flowering. जैसी आपको फ्लावरिंग दिख रही है प्लांट के अंदर, at that point of time you can very clearly say, आप क्लियर कह सकते हो that my plant has matured. अगर वो फ्लावरिंग कर रहा है, in a matter of no time it will also lead to a fruit and seed formation. So अगर आपको आपके प्लांट में फ्लावरिंग दिखती है, then you can say that yes, it is your plant जो आपका sexually mature हो चुका है. ठीक है, so that's one thing. So right now, what is the juvenile stage and what is the vegetative phase? It's a very simple thing which you have to remember. Now, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, कुछ यूनिक एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे देखेंगे. एक आपके सामने एग्जाम्पल है आपके बैम्बू का. अब बैम्बू में क्या होता है? बैम्बू इज समथिंग विच विल रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ. बैम्बू आपका वंस इन अ लाइफ टाइम भी रिप्रोड्यूस करेगा, राइट. So once in life, it will show the flowering. So life में एक ही बार इसमें आपको flowering देखने के लिए मिलेगी और वो भी होती है 50 to 100 years के बीच में. So it takes a very long duration of time to get sexually mature, right? आपका बैम्बू प्लांट ग्रो करते करते हुए, फ्लावरिंग करते करते हुए शायद 60 साल हो जाते हैं, 70 साल हो जाते हैं. So after 50 years के बाद ही आपको कभी ना कभी उसके अंदर फ्लावरिंग मिलेगी. फ्लावरिंग होगी, फ्रूट बनाएगा, सीड बनाएगा और उसके बाद मेरा बैम्बू प्लांट की हो जाएगी डेथ. सो एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करेगा और जब वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, वो कई सारे ऑफस्प्रिंग्स को छोड़ देगा. लाइक मेनी सीड्स आर रिलीज इन द एनवायरमेंट एंड देन इट विल डाई. तो ये चीज करेगा आपका बैम्बू प्लांट. बैम्बू प्लांट में फ्लावरिंग कैन बी सीन आफ्टर 50 to 60 years ऑफ एज. ये आपको रेगुलरली आपको देखने के लिए कभी नहीं मिल सकती. सो दैट्स अ यूनिक प्लांट. सिमिलरली आपका एक और प्लांट है यहाँ पे, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. दिस इज अ प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होती है आफ्टर एवरी 12 years. 12 साल में एक बार इसमें आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलता है. दिस प्लांट इज गोइंग टू शो द फ्लावरिंग इन वंस इन 12 years. ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में. अब कोई मुझे बता सकता है वेस्टर्न घाट में कौन से स्टेट आते हैं? हाँ जी बोलिए. कर्नाटका और कर्नाटक, तमिलनाडु. राइट, वेरी गुड. सर ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है. हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर. और जो आप वेस्टर्न घाट में जो आपके स्टेट्स आते हो, आपके होंगे यहाँ पे केरला, कर्नाटका एंड समथिंग लाइक तमिलनाडु एज वेल. Even a part of Maharashtra also comes under Western Ghats. But yes, ये जो मेरा जो प्लांट है यहाँ पे, ये मुझे केरला के नीलगिरी के पहाड़ों में मुझे ये देखने के लिए मिलेगा, राइट.
So in those particular mountains, I'll get to see this particular plant growing over there. एक certain part कर्नाटका का भी वहां पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट केरला में आपको ये काफी अच्छे से देखने के लिए मिलता है पहाड़ों के ऊपर. अब बिकॉज ये एक बहुत अच्छा व्यू होता है, यू गेट टू सी कि पूरा लाइक पहाड़ आपका पर्पल हो जाता है. सो यू विल फाइंड that this is a very good attraction for many of the tourists. Okay, so that's one thing. Okay, I think one of you or couple of you are from Palampur, right? In Palampur, अगर आप पालमपुर से हैं, right? So you have this place, you have this Vikram Batra Stadium, अगर आपने कभी देखा हो तो. So उसके पास में you have this tree, और उसमें भी सेम कलर के आपके वहाँ पे फ्लावर लगते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि ये प्लांट आपके हिमाचल के दूसरे पार्ट में भी आपको मिलता होगा. आई हैव सीन इन पालमपुर, दैट्स व्हाई आई नो दैट. सो इवन दैट हैज द सेम कलर ऑफ फ्लावर एंड इट हैपेंस वंस इन अ ईयर, एंड दैट टू इन द विंटर सीजन. यू गेट टू सी दैट पूरा जो आपका ट्री होता है, इट टर्न्स पर्पल इन कलर. वो कुछ रहता है कुछ दिनों के लिए इन दैट स्टेट, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स ऑफ. So you get to see a good diversity of plants and birds in Himachal as well, right? Something you must be familiar with. So that's one thing. All right. So these are the two examples. ये नाम याद रखना, और इनका like speciality यहाँ पे ये कि बहुत time लेते हैं to get sexually mature or to undertake the flowering. And because they are exceptions, इसलिए आपको इन्हें यहाँ पे याद रखना है. Now, let's talk about breeding in animals and birds. इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार एनिमल्स और बर्ड्स में ब्रीडिंग कैसे होती है. अब यहाँ पे मैं पहले टर्म लिखूंगा यहाँ पे, लाइक इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. एक है आपका सीजनल ब्रीडर्स. अब जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सीजनल ब्रीडर्स, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ब्रीड करेंगे और बाकी टाइम पे लोग ब्रीड नहीं करेंगे. सो दे विल ओनली ब्रीड इन अ सर्टेन सीजन ओनली. उसके अलावा आप जनरली इनको ब्रीड करते हो आप नहीं देखोगे. क्या आप मुझे बता सकते हो आराम से सोच के कौन से ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं विच आर गोइंग टू बी सीजनल ब्रीडर्स? व्हिच एनिमल्स कैन बी सीजनल ब्रीडर्स? एक दो एग्जांपल जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे. हाँ जी बेटा बताइए. सर डॉग. डॉग के अलावा कुछ और? एनीथिंग एल्स अदर देन डॉग? पैरेट, डियर, पैरट एक आपने बोला, मैंने लिया. हाँ, और टाइगर, सर फ्रॉग एंड लिजर्ड. okay, tiger I can take as example, I can take a frog also as example, and yes, to an extent I can also say lizard as well. Cow, you domesticated cow are going to like they can breed throughout the year. They are not seasonal. हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो आप? So some of the birds. Sir, rabbit. Birds. अरे rabbit तो like breeds throughout the year. Yes, many birds, many wild birds. मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, many wild birds. रैबिट्स के साथ तो कैसा है मालूम है बेटा? समझो अगर आपको कोई गिफ्ट करता है रैबिट, आपको एक पेयर ऑफ रैबिट की कोई गिफ्ट करता है, रैबिट हर 3 महीने बाद सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, राइट? आफ्टर एवरी 3 मंथ्स दे आर सेक्सुअली एक्टिव. सो एक टाइम पे जब वो बेबीज देते हैं, बेबीज जब वो बॉर्न होते हैं, सो यू गेट टू हैव अराउंड 12 to 14 बेबीज इन अ वन क्लच. तो अगर आपको कोई गिफ्ट करता है ना रैबिट, तो एक साल खत्म होते हुए आपके पास रफली अराउंड 40 रैबिट्स हो जाता है, राइट? रफली यू गेट टू हैव 40 रैबिट्स एट योर प्लेस. क्योंकि अगर वो बेबीज बॉर्न हो रहे तो आप उन्हें खाना खिलाओगे, और खाना खिला रहे हो तो ऑल ऑफ देम विल सर्वाइव, एंड यू गेट टू हैव कि यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रैबिट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो रैबिट आर लाइक प्रोलिफिक ब्रीडर्स. प्राउड वो ब्रीड करते हैं, अगर खाना मिल जाए दे विल जस्ट कीप ऑन ब्रीडिंग, एंड उनका पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ता है. ठीक है? सो दे आर लाइक they don't come into this category, rather they come under the category of your breeders who like animals which breed throughout the year, right? Okay, so seasonal breeder आपके यहाँ पे है, पैरट हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, कई सारे वाइल्ड बर्ड्स आपके हो गए, right? Then I can give you example like even like a crocodile. So basically आपके wild animals are generally going to be seasonal breeders, right? ये आपके एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे. अच्छा, आप में से कोई नेशनल पार्क गया है? Any one of you have gone to any of the national park? No one? Any national park in Himachal or somewhere else? No. ठीक है. कॉर्बेट गए हो आप? ठीक है. सो कॉर्बेट इज अ वेरी गुड नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. ठीक है, राइट. सो अगर आप कोई नेशनल पार्क जाते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका हिमाचल में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क. यू हैव दिस हेमिस नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश.
सो कोई भी नेशनल पार्क बेटा होता है ना, वहां पे क्या करते हैं ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, क्या करते हैं मॉनसून के टाइम पे उस नेशनल पार्क को रखते हैं बंद, सो इट रिमेन्स क्लोज इन द मॉनसून। अब ये करने का रीजन ये होता है बिकॉज मॉनसून इज अ ब्रीडिंग टाइम फॉर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, और वो चाहते हैं कि वो टाइम पे एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन सीजंस इन व्हिच द एनिमल विल ब्रीड। सो नेशनल पार्क को ये टाइम पे इसलिए बंद किया था, कभी आप नोटिस करना है जून से लेकर अक्टूबर तक नेशनल पार्क रहता है बिल्कुल बंद, आप वहां पे नहीं जा सकते एज अ टूरिस्ट, राइट। उसके बाद जा सकते हो, उसके पहले आप जा सकते हो, बट दिस इज अ सीजन व्हिच इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर टूरिज्म, बिकॉज ये टाइम पे आपके एनिमल्स ब्रीड करते हैं एंड दे वांट टू इंश्योर दैट कि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो या उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। So yes, animals are seasonal breeders and basically wild animals are mainly going to be seasonal breeders. दूसरी कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे आती है उसमें आपको मिलता है that animals are going to be breeding throughout the year. तो throughout the year कुछ animals आपके यहाँ पे breed करेंगे. I can take an example like your hen या poultry birds. Yes, you can take an example of a domesticated cow. So domesticated cow can breed throughout the year, right? Then you can have एग्जाम्पल्स लाइक योर पिजन, आपके घर के आसपास जो आपको मिलता है ना देखने के लिए, ब्राउन ग्रे कलर का जो पिजन आपको मिलता है उसका नाम बेसिकली होता है रॉक पिजन। यस सर। कभी नोटिस करना वो साल भर ब्रीड करेगा, हमेशा वो नेस्ट ही बनाएगा, एग ले करेगा, एग में से जैसे बेबीज बड़े होंगे अपना नेस्ट छोड़ेंगे, अगेन इट विल स्टार्ट लेइंग द एग। दैट इज व्हाट द रॉक पिजन इज नोन फॉर, एंड इट इसलिए यू माइट नॉट बी नोइंग दिस बट इट comes under the umbrella of pest, मतलब रॉक पिजन को पेस्ट माना जाता है बिकॉज वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं एंड दे आर लाइक दे एक्चुअली क्रिएट अ मेस इन द लोकेलिटी बाय बिकॉज ऑफ द फीकल वेस्ट। so they are also example of my animals, birds which breed throughout the year. अब इन सब में पता है कॉमन क्या है, इन सबको खाने के लिए इनफ मिलता है, लाइक खाने के लिए इनफ रिसोर्सेज होते हैं, सो दे जस्ट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ओके। बट आई कैन नॉट सी द सेम थिंग फॉर वाइल्ड एनिमल्स, चाहे वो एलिफेंट हो या टाइगर या कोई भी हो, ठीक है। तो याद रखना आपकी दो कैटेगरी यहाँ पे होती है, यू हैव एनिमल्स व्हिच कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर एंड यू हैव एनिमल्स व्हिच कैन ब्रीड ओनली इन सर्टेन सीजंस। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कुछ बर्ड्स मॉनसून में ही ब्रीड करना क्यों प्रेफर करते हैं? क्या कोई सोच के बता सकता है व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट कि मेरे कुछ बर्ड्स मॉनसून में ही ब्रीड करेंगे? एनीवन? कोई पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? ठीक है, कोई बात नहीं, थिंक अबाउट इट, विल हैव अ लुक एट दैट लेटर। यू हैव, ओके, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो मैमल्स होते हैं, आपके यहाँ पे जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में यू गेट टू सी साइक्लिक इवेंट, एक साइक्लिक इवेंट देखने के लिए मिलता है विद इन द ओवरीज। ये मैमल्स में आपको देखेंगे, सो विद इन द मैमल्स यू गेट टू सी अ साइक्लिक इवेंट व्हिच इज सीन विद इन द ओवरीज एंड दिस इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ये आपका एसेंशियल होता है फॉर योर रिप्रोडक्शन। और ये जो साइक्लिक इवेंट आपको मैमल्स में देखने के लिए मिलता है, इसके कुछ नाम हैं। आपका एक नाम यहाँ पे आता है एज ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगा in your non-primate mammals, in your non-primate mammals. So non-primate mammals के अंदर आपको estrous cycle देखने के लिए मिलता है। That means ये वो वाला साइकिल है जिसके अंदर आपका ovaries monthly basis के ऊपर आपका they undergo a very synchronized change and that is going to be essential for the reproduction. So ये जो cyclic event आपका हो रहा है ovaries के अंदर, ये आप separately पढ़ते हो in the chapter of my human reproduction, right? बट ये जो साइक्लिक इवेंट आपका होगा ओवरीज के अंदर विच इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर जब होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ईस्ट्रस साइकिल। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखेंगे। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हो सकते हैं लाइक योर डॉग, कैट, काउ, बफेलो, इवन टाइगर। ये सारे आपके शो करते हैं आपका ईस्ट्रस साइकिल। दे आर ऑल माय नॉन प्राइमेट मैमल्स, ये सारे मेरे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, राइट। जब भी आपके सामने प्राइमेट टर्म आए ना, जब भी आपके सामने टर्म आता है प्राइमेट या प्राइमेटा, आपके दिमाग में आना चाहिए मंकीज। आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए मंकीज। जब भी आपके सामने प्राइमेट या प्राइमेटा टर्म आता है, सो इन योर हेड द फर्स्ट टर्म शुड कम इज योर मंकीज।
और हम इसी ऑर्डर के अंदर आते हैं. वी आर ऑल प्राइमेट्स, राइट? सो जितने भी आपके प्राइमेट्स होते हैं उसमें जब ये साइकिल होता है, मंथली साइकिल जब ये आपका वहां पे रन करेगा विद इन द फीमेल्स ऑफ द प्राइमेट्स, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब प्राइमेट्स में आपके एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, एक तो ह्यूमंस हो गए, और क्या एग्जांपल आ सकते हैं यहाँ पे? Ape, ठीक है, एप में क्या एग्जांपल आ सकते chimpanzee, हैं? बिल्कुल सही, चिंपैंजी. बिल्कुल सही. अगर आप चिंपैंजी बोल सकते हो तो एक दो एग्जांपल और दे दो चिंपैंजी जैसे, कुछ और भी एग्जांपल दे दो. monkeys, gorillas, monkeys, gorilla, gorilla, हाँ जी, राइट. gorilla, gorilla, Gorillas, and then you even have something like your langurs will be also one of the example, and your monkeys as well, जो आपके हिमाचल में आपको देखने को मिलते हैं. So you get to see monkeys as well. हिमाचल में जो मंकी देखने के लिए आपको मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं रीसस मकैक. रीसस मकैक जो आपको हिमाचल में जो आपके घर के आसपास जो आपको मिलते हैं देखने के लिए, आई थिंक पता नहीं आपको शायद मालूम होगा या नहीं, शायद मालूम तो होगा ही. काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये बंदर लोकेलिटी के अंदर. कई सारे yes sir, एनिमल बाइट्स होते हैं इन मंकीज के जैसे, और हिमाचल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनको पकड़ के लेके जाता है और उनको ऑपरेट करता है. ऑपरेट करना मतलब उनको स्टेरिलाइज करता है ताकि वो अपने पॉपुलेशन बढ़ा ना सके. सो दैट इज समथिंग डन इन द हिमाचल प्रदेश ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है. सो दिस इज मकैक इज अ मंकी व्हिच यू गेट टू सी कॉमनली ओवर देयर. हमारे यहाँ पे नहीं दिखता, बट इन दैट वे यू गेट टू सी. ओके, सो दे ऑल आर माय प्राइमेट्स, और इन सब के जो आपका जो साइक्लिक इवेंट होगा ओवरीज के अंदर, व्हिच इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. याद रखना, ईस्ट्रस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है प्राइमेट्स के अंदर. प्राइमेट्स के एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और नॉन प्राइमेट के एग्जांपल बड़े सिंपल है. ये 4 पैर पे चलने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पे इन योर नॉन प्राइमेट्स के अंदर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. आई वोंट से 4 पैर पे, क्योंकि कई सारे बंदर भी 4 पैर पे ही चलते हैं. But yeah, dog, cat, cow, tiger, I think you can understand. This will come under the category of your non-primate mammals. ठीक है? So that's your estrus and menstrual cycle. Menstrual cycle आप डिटेल में समझोगे in the chapter of my human reproduction. Right? Now, आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं. Now quickly tell me few things over here. आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन है आपका जो है ब्रीडर थ्रू द ईयर? कौन इनमें से जो ब्रीड करता है थ्रू द ईयर? टाइगर ना बोलना, टाइगर मत बोलना, टाइगर थोड़ी ब्रीड करता है थ्रू द ईयर. टाइगर एंड फ्रॉग आर एग्जांपल ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर गोइंग टू बी माय सीजनल ब्रीडर्स. ये दो मेरे एग्जांपल बन जाते मेरे सीजनल ब्रीडर्स के. सो दीस आर द एग्जांपल ऑफ माय सीजनल ब्रीडर्स. और ये टाइगर मेरा बिल्कुल एक एडल्ट टाइगर है, इट इज नॉट अ जुवेनाइल टाइगर, यू कैन सी दैट. फ्रॉग जो मेरा यहाँ पे है, ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग. कलर काफी अच्छा है इस फ्रॉग का, ऐसा कलर बार बार देखने को नहीं मिलता. इट्स अ वेरी क्रिप्टिक कलर, राइट? याद रखना, ये जो फ्रॉग है आपका, इसको मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ और बिकॉज यू विल फाइंड दिस एग्जांपल अगेन कमिंग इन द अपकमिंग चैप्टर्स. पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो आपका होता है, इसके स्किन के ऊपर आपको थोड़ा पॉइजन मिलेगा, इसके बॉडी सरफेस पे आपको एक स्लाइमी लेयर मिलती है पॉइजन की, तो इसको एनिमल्स खाना अवॉइड करते हैं. अब होता क्या है, एक चीज याद रखना, इकोसिस्टम में या नेचर में अगर कोई एनिमल है जिसका कलर बहुत क्रिप्टिक है, रेडिश है, ऑरेंजिश है या ब्लूइश है जैसे इसका है, तो ऐसे एनिमल्स को जनरली दूसरे एनिमल्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक काफी अच्छा सिग्नल है कि वो पॉइजनस है. याद रखने बात को, कि अगर आपको इस टाइप का कलरेशन अगर आपको मिलता है जो काफी ब्राइट है और काफी क्रिप्टिक है, देन दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एनिमल शुड बी अवॉइडेड, उसको आप खा नहीं सकते. और ये चीज वहां के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पता चल जाती है कि इसको हमें अवॉइड करना है, बिकॉज सच कलरेशन बेसिकली मीन्स इट इज पॉइजनस. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज अ एग्जांपल जो आपको वापस से मिलेगा जब आप इकोलॉजी समझोगे. ठीक है, सो दैट समथिंग यू हैव टू नो. अच्छा, ये बताओ, ये ऊपर वाला एग्जांपल जो है मेरा, इसमें क्या मिलेगा, ईस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल? menstrual cycle, Easter cycle. अरे मेंस्ट्रुअल बेटा, चिंपैंजी है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा यहाँ पे. अब मुझे ये बताइए आप यहाँ पे कि ये देख के क्या लग रहा है, ये एडल्ट है जुवेनाइल है? Juvenile. so juvenile, Juvenile. This is the juvenile animal. Right. So this is going to be my juvenile animal over here.
एंड काउ के अंदर मुझे मिलेगा कि मिलेगा यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल. सो काउ इज गोइंग टू शो योर ईस्ट्रस साइकिल. ये मेरी जो गाय है ये है मेरी जर्सी काउ. दैट इज योर जर्सी काउ. है जर्सी काउ शायद आपने देखी होगी. अगेन यू गेट टू सी इन हिमाचल जर्सी काउ. Yes, sir. Yes. Again Palanpur में you might not be knowing this. At Palanpur में you have a breeding center for Jersey cow. You have a separate breeding center for Jersey cow. ठीक है. So this is something you have to know. These are a few examples. So याद रखना. I hope these terms are clear to you. Easter cycle, menstrual cycle आपको यहाँ पे clear with the help of the example, and I'm also assuming आपका seasonal and crowd year breeders are clear to you as well. क्या ये दो slides आप सबको यहाँ पे clear है? Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. Okay. So let's go beyond this. Now, generally क्या हो रहा है? The end of the reproductive phase can be considered as one of the parameter of my senescence or old age. एक बार animal का या कोई भी plant का एक reproductive stage निकल गया, reproductive phase निकल गया, then we say that it has become old. So for example, अगर मैं कहूँ कि elephant आपके सिर्फ let's assume 50 years तक reproductively active रहते हैं, तो 50 years के बाद we consider them as a old, right? And then once they are old, then ultimately the last चीज इसके बाद जो होगी that is going to be the death, right? तो याद रखना reproductive जो phase होता है वो throughout the lifetime नहीं रहता, वो एक certain age तक ही रहेगा. अगर मैं बात करूँ human females की, if I talk about human females, 45 to 50. Yes. I would say 50 to 55. That would be the threshold years. So ये आपका रहेगा यहाँ पे maximum age जब तक वो रह सकते हैं आपके reproductively active. After that you will have a menopause. So that means she is going to be inactive. Something you will see. जो चीज आप पढ़ोगे आपके upcoming chapters में. But अगर मैं बात करूँ human males की, then males are viable या वो reproductively active रह सकते हैं even till the age of 75 years. Throughout the year, but usually you get to see 75 to 80 years तक आपको वो activity आपको मिलती है, right? Some of them might have more than that, but generally this is a age group जहाँ तक आपको उनकी fertility आपको मिलेगी. Okay, after that no fertility, and after that yes, you don't find anything happening after that. In both plants and animals, hormones play a important role between the transition between the three phases. जो भी आपके यहाँ पे तीन phase आपके होते हैं, like early juvenile phase, reproductive phase, and then you have the your old age phase. दिनों के अंदर आपके जो भी आपके phase रहेंगे, उसमें आपके hormones play a very important role in moving from the transition to transition. Hormones का हम यहाँ पे discuss नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हम hormone पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे in the human reproduction वाले chapter के अंदर, and plant hormone तो हम इसके बारे में इनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. That is something you have done in the 11th standard, right? So there is something you see. After that we will have pre-fertilization events. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके egg और sperm के fuse होने के पहले होगा क्या? So that is something called as my pre-fertilization events. तो पहली चीज जो आप यहाँ पे करते हो, that is my gametogenesis. पहले आपको गैमेट को फ्यूज कराने के पहले आपको गैमेट बनाने भी पड़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय गैमेटोजेनेसिस. सो याद रखिएगा आपके जो गैमेट्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस. दैट इज नथिंग बट माय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. कोई बताएगा कि मेल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहाँ पे होगा? इन मेल्स टेस्टिस बेटा, Yes. मेल्स के अंदर टेस्टिस, ठीक है. एंड इन फीमेल्स Ovary. बिल्कुल सही. Ovary will be the answer over here, right? These are very basic things, ठीक है. Now, gametogenesis refers to the process of formation of a two type of gamete, male and female gamete, and the gametes are always going to be haploid. याद रखना, जब भी आपके gametes बनते हैं, ये gametes आपके हमेशा रहेंगे आपके haploid. इसमें हमें कोई exception नहीं मिलेगा, ये आपके रहेंगे haploid. In some algae, two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete. अब algae में क्या होता है ना कि आपके gamete बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं. algae में जो आपके gametes बनते हैं आपके, सो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, साइज शेप बिल्कुल सेम होते हैं वो gametes का, और इसलिए हम क्या करते हैं, इन gametes को हम बोलते हैं एज अ आइसोगैमेट्स.
You can use a term like isogametes for them. या आप इवन टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ homogametes. You can also use a term like homogametes. तो याद रखना है यहाँ पे कि एल्गे के अंदर क्या होता है कि कई बार आपके जो गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, राइट, इवन दो लाइक वो मेल एंड फीमेल अलग हो, बट दे आर सो सिमिलर टू ईच अदर कि आप उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. सो सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय आइसोगैमेट्स, जिनको आप इवन कह सकते हैं एज अ होमोगैमेट्स. तो ये चीज रखना, ये आपको काफी क्लियरली आपको एल्गे के अंदर देखने के लिए मिलती है. अब जैसे ही आपका यहाँ पे होमोगैमेट जैसा टर्म है यहाँ पे, सिमिलरली आपका एक और यहाँ पे टर्म हो सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हेटेरोगैमेट्स. Heterogametes. इस नाम से ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का शेप और साइज यहाँ पे अलग होगा. सो जैसे ह्यूमंस में आप देख लो, आपका जो स्पर्म होता है, राइट, वो काफी उसका अलग शेप होता है, अलग साइज होता है, राइट, एंड आपका जो फीमेल एग होता है वो एकदम गोल सा होता है, जबकि ह्यूमन स्पर्म इज लाइक वेरी इलोंगेटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपका रहेगा. तो यहाँ पे आप मेल एंड फीमेल गैमेट को आप बिल्कुल डिस्टिंक्टली अलग कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो. Such gametes are called as your heterogametes. Such gametes are being called as your heterogametes, जो आपको higher plants और animals में आपको देखने के लिए मिलेंगे. So heterogametes are very commonly seen in your higher plants and animals. ठीक है? So like this is a sperm. This, let's say ये blue वाला मेरा human sperm, and this is your human egg, or what you call it as a ovum. They are the example of my heterogametes. A very simple thing. ठीक है? Now, after this, I want to add one thing over here. ये दो चीजें आपने यहाँ पे देख ली. फीमेल्स के अंदर, और आई वुड से प्लांट्स के अंदर, इन द प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा हो गया ब्रायोफाइट. एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लाइक मेरा ब्रायोफाइट्स जो मेरे होते हैं, उनके अंदर जो आपका जो मेल गैमेट होता है, उनके अंदर जो आपका मेल गैमेट होता है, दैट मेल गैमेट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एंथेरोजॉइड. एंथेरोजॉइड. बेसिकली कई सारे प्लांट्स के अंदर आपके जो मेल गैमेट होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आपके जो होते हैं उनमें जो मेल गैमेट होता है उसका नाम होता है आपका एंथेरोजॉइड. और जो फीमेल गैमेट होता है उसका कोई अलग सा नाम होता है, इट इज कॉल्ड माय फीमेल एग. में जो फीमेल गैमेट होगा प्लांट्स के अंदर, उसका कोई अलग से नाम यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर फीमेल एग. सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फीमेल एग. That's it. So ये टर्म मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें. एंथेरोजॉइड जब भी आपके साथ टर्म आए तो याद रखना, दिस इज नथिंग बट माय मेल गैमेट. ये मेरा मेल गैमेट है, किसमें? प्लांट्स के अंदर, राइट. मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्पेशली यहाँ पे ब्रायोफाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप याद करो, आपने चैप्टर 3 जब पढ़ा था अपने 11th के अंदर, तो उसमें ये टर्म आता है, एंथेरोजॉइड्स आर सीन इन द ब्रायोफाइट्स के अंदर. इवन द टर्म इज यूज्ड फॉर माय टेरिडोफाइटा एज वेल. ठीक है? सो एंथेरोजॉइड्स आर नथिंग बट अ मेल गैमेट इन योर प्लांट्स. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. Now, before we wrap up this class, मुझे आप फटाफट कुछ चीजों का आंसर कर दो. मुझे बताइए कि आपका अगर देखा जाए एक गोट के अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या ईस्ट्रस साइकिल होगा? ठीक है. पीकॉक आपका सीजनल ब्रीडर है या आपका थ्रू आउट द ईयर ब्रीडर है? पीकॉक Seasonal. वेरी ट्रू, सीजनल ब्रीडर. बिल्कुल सही. ठीक है. क्रोकोडाइल मेरा सीजनल ब्रीडर होगा या मेरा थ्रू आउट द ईयर ब्रीडर होगा? Seasonal. breeder. राइट. टेल मी द नेम ऑफ द फ्रॉग जिसके ऊपर पॉइजन होता है. पॉइजन डार्ट फ्रॉग. ठीक है. मुझे आप लोग 3 प्राइमेट्स के एग्जांपल है, नहीं मुझे 3 नहीं 4 प्राइमेट्स के आप मुझे एग्जांपल दिए. ऑलराइट, वेरी गुड. एक ओरंगुटैन करके भी होता है, अगर तुमने कभी टीवी पे देखा होगा तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एप्स ओनली. ओके. देन टेल मी द, अच्छा कितने साल लगते हैं फ्लावरिंग होने के अंदर, फॉर टू कैरी आउट द फ्लावरिंग इन वन ऑफ द प्लांट नोन एज माय बैम्बू प्लांट? कितना टाइम लगता है उसमें फ्लावरिंग होने के लिए? 50 years. 200 years. राइट. 50 to 100 इयर्स के स्पैन के अंदर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग देखने को मिलेगा. राइट. स्ट्रोबिलैंथस जो आपका यहाँ पे प्लांट था, आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? केरला वाले बेल्ट आपको देखते हैं.
तमिलनाडु Right, तमिलनाडु में. So these are the western Ghats वाला belt है. बता पाएगा ये केरला एंड कर्नाटका के बेल्ट में आपको एक काफी क्लियरली आपको देखने को मिलेगा ये वाला प्लांट. Okay. Then tell me over here that water hyacinth हमारे लिए useful plant है या नहीं है? नहीं है सर नहीं है. Water hyacinth के अलावा एक और प्लांट का मैंने नाम लिया था जो टेरेस्ट्रियल होता है, उसका नाम क्या था? लेंटाना कैमेरा Very right, very true. That was your Lantana camera. Yes. Right, that's right answer. Lantana is answer. मैंने एक एनिमल का भी नाम लिया था जो इन्वेजिव स्पीशीज बन गया यूएसए के अंदर. कौन सा पाइथन था वो? वेरी गुड, इट वाज माय बर्मूड पाइथन. और वो क्यों बन गया वहाँ पे इन्वेजिव? यहाँ पे तो इन्वेजिव नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे क्यों बन गया इन्वेजिव? इसका रीजन क्या है? बिकॉज वहाँ पे कोई बड़ा breed नहीं था जो उसे खा सके. वेरी ट्रू. याद रखने बात को, अगर आपका कोई नेचुरल प्रेडेटर अगर आप वहाँ पे नहीं होता, देन यू गेट टू सी कि यू डोंट फाइंड दैट पॉपुलेशन विल थ्राइव ओवर देयर, वो ग्रो करेगा यहाँ पे.